साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर की पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। उसमें सीरीज चली हुई है भारतीय संविधान की विशेषताएं। उनमें हम कुछ विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। मुख्य टॉपिक तो हमारा ये रहेगा, लेकिन इसमें हम संघात्मक शासन व्यवस्था को आज पढ़ेंगे, क्योंकि एकात्मक और संघात्मक को एक साथ एक लेक्चर में पढ़ने से ये लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो बनेगा, जो कि आपको शायद अखरेगा। तो हम संघात्मक शासन व्यवस्था को अलग पढ़ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में एकात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ लेंगे। जैसा लिखवाना होगा वो एक साथ मिला के लिखवा देंगे। आज का आज लिखवा देंगे, बचा हुआ टॉपिक कल लिखवा देंगे। जो टॉपिक एकात्मक और संघात्मक मिला जुला रूप है, कुछ भी है, वो बातें हम कुछ आज लिखवा देंगे, कुछ कल लिखवा देंगे। तो शुरू करते हैं। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कह लो। बात आती है कि संघ या संघीय शासन व्यवस्था क्या है। सबसे पहले तो संघ शब्द को देखते हैं। संघ शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो फोएडस शब्द से, एक लैटिन भाषा का शब्द है फोएडस। इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती। लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? संघ। संघ शब्द का मतलब क्या है? इसका अर्थ है संधि या समझौता। साथियों, संघात्मक शासन व्यवस्था को बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा समझने का टॉपिक है। रटने से यहां सवाल ठीक नहीं होंगे। और एक बार संघात्मक और एकात्मक शासन को अच्छे से पढ़ लिया तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए, आप उसको किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपीएससी में आए, चाहे आपके सेकंड ग्रेड में, आरएस में, सब इंस्पेक्टर में, फर्स्ट ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी में भी आए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज इसको बहुत अच्छे से समझ के और फिर पढ़ेंगे। तो देखो, संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसका मतलब है कि एक जगह से सत्ता का संचालन नहीं होना, यानी शक्तियों का विभाजन। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसकी जो सबसे मूल विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन, यानी एक जगह शक्तियां केंद्रित नहीं होना। वैसे तो जो ये संघ शब्द है, इससे ऐसा लगता है, अगर हमने पढ़ नहीं रखा है तो फिर ऐसा लगेगा कि शायद एक जगह सारी शक्तियों का एकत्रित होना, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब कि शक्तियों का विभाजन। अब जैसे हम भारत में देखें, भारत एक भौगोलिक देश, भौगोलिक यानी विशाल भौगोलिक देश है, बहुत बड़ा इसकी बाउंड्री है, बहुत ज्यादा विस्तृत इसका कल्चर है, बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ पर। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो एक जगह से शासन चलाना, यानी जो हमारी केंद्र सरकार है वो ही पूरे देश का शासन चलाए, ये संभव नहीं है। अच्छे से शासन नहीं चलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, उसको पूरे देश के लिए डिसीजन ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक जैसे मुद्दे पर डिसीजन ले रहा है, कोई एक विषय ऐसा जो पूरे देश से संबंधित है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब डिसीजन लेना है कि उधर आंध्र प्रदेश की स्थिति अलग है, इधर गुजरात की स्थिति अलग है, राजस्थान अलग है, अरुणाचल प्रदेश अलग है, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति अलग है या वातावरण अलग है, यहाँ तमिलनाडु का अलग है। भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, बोली चाली वेशभूषा संस्कृति आ गई उसमें, पूरा आपका खान पान या आपकी भौगोलिक स्थिति, या कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा वन है, कहीं बिल्कुल वन नहीं है,
कहीं समुद्र के तट है, कहीं बीच का क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी सीमा लगती है, कोई देश से सीमा लगती है, ये सारी अलग अलग विशेष स्थिति बनती है। तो ऐसे जगह पर जब कोई व्यक्ति, जैसे किसी, अब हमने वहां पर राज्य बना दिए तो मुख्यमंत्री बैठा है, अब जो उस राज्य का मुख्यमंत्री है वो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा शासन चला सकता है, क्योंकि उसको अपने राज्य का पता है, उसकी भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी मिलेगी, मिलती जुलती मिलेगी, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, इतना अंतर नहीं मिलेगा कि पूरे देश में जो विभिन्नताएं वो उस राज्य के अंदर तो कम से कम नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कम मिलेगी। तो जब एक जगह से केंद्र शासन का संचालन संभव नहीं है, तो ये जो बहुलवादी समाज कह लो, विभिन्नतापूर्ण समाज कह लो, इनके शासन का संचालन करने के लिए, या फिर ये कहें कि इन सभी के समूह जो है, जो एक जैसा संस्कृति है या एक जैसी किसी का भौगोलिक विशेषता है, उनके लिए संघात्मक शासन सबसे अच्छी प्रणाली है। इस शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों के विभाजन पर यह काम करती है। इसमें संघ और राज्य एक दूसरे से स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या फिर यह कहें कि समकक्ष होते हैं, बराबर होते हैं। संघीय शासन प्रणाली में आप ये अच्छे से समझ लो कि संघ माने केंद्र, आप केंद्र का समझ लो, एक जो हमारा केंद्र सरकार है उसको सीधा सीधा समझ लो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एक हो गया अपना राज्य, स्टेट। तो ये जो है ये दोनों बराबर हैं, छोटे बड़े नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश के अधीन राज्य आता, नहीं। संघीय शासन व्यवस्था में दोनों समकक्ष हैं। दो प्रकार की सरकार होती है, देखो, एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार, जो एक दूसरे से अलग है, स्वायत्त है। इसमें दो सरकारें होती है और दोनों सरकारें अपनी शक्तियां, इन दोनों का स्रोत क्या है शक्तियों का, ये दोनों शक्तियां लेती है संविधान से। हम जब एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य होते हैं उनको शक्तियां संघ से मिलती है। वो दोनों को जब पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियां कहां से मिल रही है, दोनों को संविधान से। तो दोनों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है, और दोनों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो एक न्यायपालिका का प्रावधान होता है, एक स्वतंत्र इसमें न्यायपालिका होती है। अगर इन दोनों में कोई भी झगड़ा, विवाद, कोई भी समस्या आती है तो ये किसके पास जाएंगे, न्यायपालिका के पास। वो न्यायपालिका इनका समाधान करेगा, इनके विवादों का हल करेगी। अब देखो, संघात्मक सरकारों में जो हमारी भारत की संघात्मक सरकार है उसमें केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। आप सीधा सीधा समझो, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब विकेंद्रीकरण, एकात्मक का मतलब केंद्रीयकरण। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां एक जगह होती है, केंद्र के पास होती है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण होता है क्योंकि शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र में या संघ में, या संघ का मतलब केंद्र समझ लेना, तो दोनों में विभाजन कर दिया जाता है। संघीय शासन अर्थात जो केंद्र का शासन है उसके द्वारा केंद्रीयकरण सुनिश्चित किया जाता है। भाई वो एक तरह से अपने जो भारत का संघ है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ज्यादा शक्तियां हैं राज्यों की बजाय, उसका एक अलग कारण है। अभी हम संघीय शासन को समझे तो, और जो राज्य होते हैं वो अपने राज्य, अपनी संस्कृति बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, अपनी जो उनकी भौगोलिक विविधता है उनको बनाए रखने में कहीं ना कहीं वो उसका प्रयास करते हैं। तो दोनों को शक्तियां संविधान से मिली तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे।
यानी जो राज्य है वो अपनी सांस्कृतिक जो विविधताएं उनको बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन क्या है, अब जो सुरक्षा है, विकास है, उसकी दृष्टि से क्या है, वो एक संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो एक संघ है, एक केंद्र है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो अपना कुछ विषय पर तो खुद काम करना चाहते हैं और कुछ विषय संघ से करवाना चाहते हैं। ये मुद्दा है। अब बात आती है कि देखो, सभी इसको अगर एक लाइन में हम या दो लाइन में इसका परिभाषित करें तो संघात्मक शासन वो शासन है जहां देश की शक्तियों का विभाजन, या इसमें राज्य शब्द लिख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में राज्य ही लिखा जाता है देश के लिए, तो अब अपन देश की का प्रयोग करते हैं। देश की शक्तियों का विभाजन संविधान में ही केंद्र और राज्यों या उनकी जो इकाइयां होती है, केंद्र की इकाइयां राज्य हैं, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में देश की शक्तियों का विभाजन संविधान में ही केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच कर दिया जाता है। इतना सा समझ लो, वही काफी। बाकी इसकी विशेषताओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके भी प्रकार हैं भाई, संघवाद के हम प्रकार पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे हमने कौन सा अपना रखा है, संघीय शासन व्यवस्था का कौन सा रूप, कौन सा मॉडल हमने अपना रखा है। तो संघवाद के प्रकार, संघवाद के प्रकार देखो, नंबर एक तो है अमेरिकी मॉडल और दूसरा है कनाडा मॉडल। ये दो मॉडल है, दोनों में अंतर है। अमेरिकी मॉडल को ये कह सकते हैं कि ये एकीकरण पर आधारित है और इसको कह सकते हैं ये विभेदीकरण पर आधारित है। कनाडा का मॉडल विभेदीकरण पर आधारित है और अमेरिका का मॉडल एकीकरण पे है। तो सबसे पहले अपन अमेरिका का मॉडल समझते हैं। एकीकरण वाले मामले में क्या होता है कि जो सैनिक कमजोरी वाले राज्य हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े जो स्वतंत्र राज्य हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो कुछ राज्य मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। कुछ कमजोर राज्य मिलकर, यानी अपनी सुरक्षा के लिए, मान लो ना उनको अपनी सुरक्षा की जरूरत है, तो वो मिलकर अपने स्वार्थ के लिए एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या हुआ था कि 13 राज्य थे स्वतंत्र और उन्होंने आपसी समझौते से एक संघीय शासन का निर्माण किया था। संघीय शासन को राज्यों के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई, यानी अमेरिका जो अमेरिकी संघ है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। 13 राज्य थे, 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इन 13 राज्यों ने भाई अपनी कुछ शक्तियां संघ को दे दी। तो शक्तियां किसने किसको दी? राज्यों ने संघ को शक्तियां दी है और खुद एक संघ बनाया है। तो अमेरिकी संघवाद में स्वतंत्र राज्यों के द्वारा एक समझौते के तहत संघ का निर्माण किया गया है। इस मॉडल में राज्य अपने पास ज्यादा शक्तियां रखेंगे, ज्यादा अधिकार रखेंगे, क्योंकि राज्य निर्माण करने वाले कौन है? राज्य हैं। संघ को कुछ मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार या कुछ ऐसे काम सौंपते जाएंगे, जैसे कि सुरक्षा का काम है, भाई पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का काम है, ये आप देख लो 13 के 13 राज्यों का, क्योंकि संघ बन गया तो अपना एक देश बन गया, तो उसकी सुरक्षा का काम आप देख लो। संचार के कुछ विषय देख लो, या कोई भी और विषय जो राज्य उसको सौंपते हैं, जिस समय सौंपे होंगे उस समय। आज तो स्थिति अलग हो गई है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीन संघीय प्रणाली है। ये अमेरिकी जो मॉडल है वो संसार का सबसे प्राचीन मॉडल है। अब बात करते हैं कनाडा मॉडल की। इसमें क्या होता है, विभेदीकरण वाले मॉडल में क्या होता है कि एक जो एकीकृत राज्य होता है, देश होता है या संघ होता है, वो मतलब अपनी जो शक्तियां हैं
वो विभाजित कर देता है, राज्यों को अपनी शक्तियां सौंप देता है, यानी एक राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। संघ का मतलब फिर ये आ गया कि उसने अपने ही अंदर बहुत से राज्य बना दिए और राज्यों को स्वतंत्रता दे दी, कुछ विषय दे दिए। जैसे कनाडा में क्या था कि संघीय शासन का निर्माण समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय जो शासन था उसके द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया, यानी वहां राज्यों का निर्माण किया गया है। एक देश में से राज्य बनाए गए हैं। अमेरिका में राज्यों ने एक देश बनाया है, कनाडा में एक देश ने राज्यों का निर्माण किया है। तो इसलिए कनाडा के संविधान में इस संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यहां ये बहुत बड़ा विवाद सा चलता है, इस पर इसको आप अच्छे से समझना। अमेरिका संघ शब्द के लिए, संघ या संघीय मान लो, उसके लिए फेडरल शब्द का यूज करता है और कनाडा करता है यूनियन। कनाडा का मॉडल यूनियन, संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग करता है, जबकि अमेरिका में फेडरल शब्द का प्रयोग होता है। अब कनाडा में संघ और राज्यों का देखो एक ही संविधान है। अमेरिका में देखोगे तो राज्यों का अलग संविधान है, केंद्र सरकार का अलग संविधान है। और जो संघ का राष्ट्रपति है कनाडा में, उसके द्वारा गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। इस कनाडा के मॉडल में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। तो कनाडा में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और इसका मुख्य कारण क्या था कि क्यों नहीं किया गया फेडरल शब्द का प्रयोग? कनाडा का जो संघ है वो एक तो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा कनाडा संविधान निर्माता, यानी कनाडा के जो संविधान निर्माता थे वो संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे, यानी केंद्र में ज्यादा शक्ति चाहते थे। जो भी संविधान का निर्माण किया उनकी सोच ये थी कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। तो ये दो मॉडल है। अब हमने कौन सा अपनाया है? भारत ने अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था में जो मॉडल अपनाया है वो हमने कनाडा का मॉडल अपनाया है, ये वाला मॉडल अपनाया है। हमने फेडरल की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया। अतः भारतीय संविधान संघात्मक, या भारतीय जो संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है या संघीय शासन व्यवस्था है वो हमने कनाडा से लिया है, ये ध्यान रखना। अब भारतीय संविधान में ध्यान रखना, कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं भी। संविधान का जो हमारा प्रथम अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जो कनाडा के लिए था, मतलब भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते से नहीं बना है। और दूसरा इसका अर्थ यह है कि कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता है। जो संघ बन गया, देश बन गया, हम संघ को आप केंद्र से समझ सकते हो या फिर सीधा सीधा देश से समझ लो। आप साधारण भाषा में, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में मत जाओ। आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो सेकंड ग्रेड के लिए, तो जब ये समस्या जब आती है, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आपको इतनी उलझन नहीं आएगी। तो यानी देश, संघ, केंद्र, कोई भी राज्य इस केंद्र से अलग नहीं हो सकता, यानी हमारे देश से अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। ये हमारे इस यूनियन शब्द का इस्तेमाल करने से इसका ये अर्थ निकलता है। अब यह कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के लगभग हम देखते हैं लगभग सभी लक्षण विद्यमान है, सारे तो नहीं है।
लेकिन संघीय शासन व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण विद्यमान हैं। अब संघीय शासन व्यवस्था में देखो, राष्ट्रीय जो सरकार होती है उसको या तो संघ सरकार का नाम दिया जाता है या उसको केंद्र सरकार कहा जाता है। संघ सरकार या फिर उसको केंद्र सरकार कहते हैं। जो कि राष्ट्रीय सरकार होती है उसको या तो संघ सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं। और क्षेत्रीय जो सरकार होती है उसको राज्य सरकार कहते हैं या प्रांतीय सरकार कहते हैं। ये जो क्षेत्रीय सरकार होती है उनको या तो राज्य सरकार कहेंगे या प्रांतीय सरकार कहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे ज्यादा प्रचलित ये शब्द है, आप इनको याद रख लो। अब संघ की जो इकाइयां हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। संघ की इकाइयां का मतलब राज्य, राज्य को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये भी थोड़ा सा कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी हम लिखवा देंगे। जैसे अमेरिका में राज्य शब्द का उपयोग किया जाता है, स्विट्जरलैंड में उसके लिए कैंटोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यूएसए में राज्य, स्विट्जरलैंड में कैंटोन, और रूस में गणराज्य, और कनाडा है उसमें प्रांत। तो ये भी हमें याद रहने चाहिए कि किस देश में प्रांतों को क्या क्या कहा जाता है। यूएसए में राज्य, स्विट्जरलैंड में कैंटोन, रूस में गणराज्य लिख दिया, गणतंत्र लिख लेना, गणतंत्र, और कनाडा में प्रांत। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से लिखवाऊंगा, अभी केवल आप समझ लो। अब भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको एक एक करके समझ लेते हैं कि विशेषताएं क्या है, या भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के क्या क्या लक्षण हैं। तो एक एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण या विशेषताएं, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण या विशेषताएं जो भी हैं। सबसे पहला लक्षण, द्विस्तरीय सरकार, मतलब दो स्तर की सरकार, या इसको द्वैध सरकार कह सकते हैं, या दोहरा शासन कह सकते हैं, या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार इसको नाम दे सकते हैं। तो द्विस्तरीय सरकार, द्विस्तरीय सरकार, इसमें प्रत्येक स्तर पर सरकार की अपनी एक प्रशासनिक इकाई होती है या एक विधायी क्षमता होती है। विधायी क्षमता का मतलब कानून बनाने की क्षमता होती है। प्रत्येक स्तर का मतलब केंद्र स्तर पर अलग सरकार होती है, राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है। जैसे कि हम राज्य की सरकार देखते हैं, केंद्र की सरकार देखते हैं, दोनों के पास कानून निर्माण की शक्ति है, दोनों के पास अपना अपना विधानमंडल है, दोनों कानून का निर्माण करते हैं और अपने अनुसार व्यवस्था को चलाते हैं। ये दोनों सरकारें अपनी शक्तियां एक ही स्रोत से प्राप्त करते हैं, ये भी हमने जान लिया। कहां से करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर काम करना होता है। ऐसे विषय जो पूरे देश के लिए होते हैं वो विषय केंद्र सरकार को दे दिए जाते हैं। राज्य सरकार को क्षेत्रीय मुद्दे दे दिए जाते हैं, जो वहां के लोकल एरिया, स्थानीय महत्व के जो मुद्दे हैं उन पर शासन चलाने की शक्ति राज्यों को मिल जाती है। राज्य उस विषय पर काम करेंगे, केंद्र उस विषय पर काम करेंगे। देखो, संघीय शासन व्यवस्था को, इसको अच्छे से ये समझ लो कि इसमें जो संघ और राज्य है, इनमें जो रिश्ता है वो भाई भाई का है।
ना कि पिता पुत्र का। संघ और राज्य दोनों का पिता कौन है? संविधान। अगर पिता पुत्र का पिता पुत्र का संबंध होता है तो स्थिति क्या बनती है? बेटे ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, पिताजी ने कहा इधर आ तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूं, 2 मारे उसके अच्छे, आइसक्रीम खाना कैंसिल हो गया। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति समान हैं, दोनों संघीय शासन व्यवस्था है, मतलब राज्य और केंद्र, तो राज्य जो काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया कि बेटे को आइसक्रीम खानी थी, तो राज्य को कोई ऐसा काम करना है तो वो करेगा, उसको केंद्र रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अपने विषय से संबंधित काम कर रहा है। अब उसका विषय ही आइसक्रीम खाना है तो खाएगा वो। तो यहां पर भाई भाई का रिश्ता है, केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल समकक्ष है। क्यों समकक्ष है? क्योंकि भाई दोनों का पिता एक ही है, संविधान। संविधान से दोनों को शक्तियां मिली है। तो फिर छोटा बड़ा कैसे हो गया? छोटा बड़ा तो तब हो जब शक्तियां पिता से पुत्र को मिले, तभी तो पिताजी थप्पड़ मार देता है, अपनी शक्तियां पुत्र को देता है, तो वो उस पर अपना पूरा अधिकार रखता है। लेकिन संघ को राज्य पर अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। जो भी कुछ है संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार दोनों काम करते हैं। अब एक और इसकी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। इसकी दूसरी विशेषता द्विस्तरीय सरकार। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मैंने बता ही दिया कि हमारे देश में हम देखें तो 7वीं अनुसूची को जब आप पढ़ोगे तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। उसमें आप देखोगे कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये सारे विषय बटे हुए हैं। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में वो विषय शामिल कर लिए गए जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होने हैं, राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, वो केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। ये सवाल भी मन में आ सकता है ना कि जब भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, जिसका वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो फिर राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की, अलग से ये सरकार बनाने की कहां जरूरत है? कई बार ये बच्चों ने मेरे से सवाल किया है कि जब देश का प्रधानमंत्री है तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों हैं? तो इसका मतलब ये हो कि फिर सीधा सीधा एक ही बात दिमाग में आती है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये प्रधानमंत्री से छोटे हैं। व्यवहार में हो सकता है छोटे हो, क्योंकि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो कुछ शक्तियां विशेष है जो केंद्र सरकार में निहित की गई है, उससे आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन जब सैद्धांतिक बात करें तो राज्य और केंद्र छोटे बड़े कोई नहीं है, दोनों समकक्ष हैं। तो एक ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात है शायद, सीबीआई के बंदे बंगाल में गए, केंद्र सरकार से बंगाल में शायद किसी पुलिस वाले को पकड़ने के लिए गए थे, और वहां पे क्या हुआ, पुलिस वालों ने सीबीआई को पकड़ लिया। अगर केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार आती तो ऐसा हो नहीं सकता था। हालांकि उसमें कुछ विवाद भी रहा था, तो ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण से ये स्पष्ट हो गया या फिर ये कहें कि उनको ये अधिकार है कि वो सीबीआई को पकड़ सके, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में काम करता है, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में, विषय बटे हुए हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश में उन विषयों पर काम करता है जो संघ सूची में शामिल है, मुख्यमंत्री उन विषयों पर काम करता है जो राज्य सूची में शामिल है। वो अपने राज्य के लिए काम करता है, वो पूरे देश के लिए काम करता है। यहां पे ये समझने की जरूरत है। अब है तीसरी विशेषता, स्वतंत्र कर आधार। एक टैक्स कलेक्शन का दोनों के पास निश्चित क्षेत्र है कि यहां से टैक्स इकट्ठा होगा, ये टैक्स केंद्र के पास जाएगा, ये
राज्य के पास जाएगा। दोनों के पास अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए या काम चलाने के लिए रेवेन्यू कहां से इकट्ठा होगा, वो एक टैक्स का एक आधार है दोनों के पास, कि इस क्षेत्र में केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, इस क्षेत्र में राज्य सरकार। वो बात अलग है कि केंद्र सरकार को ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है या ज्यादा क्षेत्र में अधिकार दिए गए हैं और राज्यों को कम। फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा उस टैक्स का कहीं ना कहीं विभाजन होता है, किस राज्य को फिर कितना टैक्स दिया जाता है। कुछ टैक्स राज्यों का खुद का होता है जो सीधा सीधा उनके पास आता है, और अब तो जीएसटी लग गई है तो इसमें काफी बदलाव भी आ गया। अगली विशेषता, लिखित संविधान। संघीय शासन व्यवस्था का जो मुख्य विशेषताओं में ये भी शामिल है कि एक लिखित संविधान के द्वारा दोनों सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, कोई असहमति उत्पन्न ना हो। इसके लिए कोई विवाद की जड़ ही खत्म हो जाए, लिख के दे दिया सारा कि ये काम तेरा है, ये तेरा है, अपना अपना करो भाई, काम बांट दिया। तो एक ये इसमें लिखित संविधान है। अब अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य जो भी विवाद होते हैं खूब होते हैं, तो उनका समाधान कौन करेगा? एक ऐसी संस्था भी होनी चाहिए। तो न्यायपालिका ये काम करेगी, और न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है। आप देखो कि आप एक सिंगल व्यक्ति सरकार के खिलाफ केस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार तो बहुत बड़ी संस्था है या आप उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हो, वो उसका जीतना निश्चित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे, लाखों मिल जाएंगे कि सरकार के खिलाफ ज्यादातर मुद्दों पर व्यक्तियों की जीत होती है। तो राज्य, ये तो केंद्र और राज्यों का विवाद है, मैं तो साधारण तौर पर बता रहा हूं कि व्यक्ति भी सीधे सीधे सरकार के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी एक मुख्य विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था की। और स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए क्या कर रखा है कि जो न्यायाधीश है उनके कार्यकाल की सुरक्षा दे रखी है कि इनको बहुत आसानी से नहीं हटा सकते, इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो ऐसी दे रखी है और इनको जो तनख्वाह वगैरह मिलती है उसमें कहीं नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता, कुछ विशेष परिस्थिति जैसे वित्तीय आपातकाल वगैरह को छोड़कर। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी एक विशेषता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में तो आप सीधा सीधा ना ये भी सोच लो कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय एक पंच परमेश्वर की भूमिका निभाते हैं। कहानी सुनी होगी आपने पंच परमेश्वर की, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, याद आया हो तो बचपन में सुनी होगी। मतलब चाहे अपना हो या पराया, निर्णय वो देना है जो सही है। जैसे अलगू चौधरी ने अपने जो उसका कति खास मित्र था जुम्मन शेख, उसके खिलाफ फैसला सुनाया था। तो स्वतंत्र न्यायपालिका वो काम करती है। अगली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संविधान। सबसे बड़ा क्या है? संविधान। इससे बड़ा कुछ भी नहीं। ऐसी व्यवस्था में, यानी संघीय शासन व्यवस्था में, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए संविधान का पालन करना कंपलसरी होता है। दोनों सरकारों को उसके दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को शक्तियां उसी संविधान से मिली है। दोनों की शक्तियों का स्रोत एक ही है, और इनके उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एक ही बात है दोनों। न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, पुनर्विलोकन शब्द का भी उपयोग करते हैं। तो ये संविधान की सर्वोच्चता है, इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता है कठोर संविधान।
कठोर संविधान। कठोर संविधान इसलिए बनाया जाता है कि देखो, संविधान का पालन करना, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है, और शक्तियों का विभाजन है वो संविधान में तभी अच्छे तरीके से बना रह सकता है जब संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, यानी संविधान सर्वोच्च रहे। और संविधान सर्वोच्च कब रहेगा? जब संविधान की प्रक्रिया है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो कठोर हो, संविधान में संशोधन करना कठोर हो। और हम देखते हैं कि जो भारत के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था वाले जो भी प्रावधान हैं, संघीय शासन व्यवस्था वाले कौन से प्रावधान है? जो केंद्र और राज्यों से दोनों से संबंधित है, उसको संघीय प्रावधान कहेंगे। तो उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर ही अपनाई गई है। सरल तरीके से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में तीन तरह से संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से, और दो ऐसे तरीके हैं जो अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। एक विशेष बहुमत है, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। आधे राज्यों के विधान मंडलों की सहमति जरूरी होती है। तो संविधान में संशोधन करना कठोर है, तो इसका मतलब ये संविधान संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। भारत में इसको अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था वाले जो प्रावधान है उनमें कठिन प्रक्रिया ही अपना रखी है। अब इसकी एक विशेषता है द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधानमंडल जो होगा, जो व्यवस्थापिका होगी, या जिसको हम संसद कहते हैं, भाई कानून बनाने वाली संस्था ही विधानमंडल होती है। तो ये दो सदन होने चाहिए इसके, और भारत में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दो सदन क्यों जरूरी है? क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो राज्यों का सदन है। राज्यों से व्यक्ति चुनकर यहां पर आते हैं। प्रत्येक राज्य को कुछ निर्धारित सीटें दी गई है, तो प्रत्येक राज्य से चुनकर अपने राज्य की मांग के लिए, राज्यों की मांग को यहां रख सके, राज्यों के मुद्दे यहां उठा सके संसद में। तो इसलिए दो सदन जरूरी है। यानी द्विसदनीय विधानमंडल को हमने अपना रखा है, जिसमें उच्च सदन है वो राज्यसभा है, जो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है डायरेक्ट। हम देखते हैं कि पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में। प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति जीतकर आता है, तो डायरेक्ट पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में। पूरे देश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक एक व्यक्ति जीत कर आता है, यानी वहां की जनता को जो व्यक्ति पसंद है उसको जिताते हैं, वो संसद में भेजते हैं। तो लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों के प्रतिनिधित्व में उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो राज्यसभा क्या काम करती है? एक तो सीधा सीधा इसका यह है कि राज्यों की अपनी मांग यहां पर रख सकती है, राज्यों की परिस्थितियों को यहां पर उठाया जा सकता है, जो भी समस्याएं हैं। दूसरा, एक जो केंद्र का अनावश्यक हस्तक्षेप है, अगर केंद्र राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो राज्यसभा अपने हितों की रक्षा करती है, राज्यों के हितों की रक्षा करती है। कोई भी कानून बनेगा तो दोनों सदनों से बनेगा, एक सदन से तो बनेगा नहीं। तो राज्यसभा के पास कुछ अधिकार दे रखे हैं, जो उस लोकसभा के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसमें वो रोक सकती है, या उसमें संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। कई प्रावधान है, ये आगे जब हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक हमारा ये हो गया द्विसदनीय विधानमंडल। तो ये कुल मिलाकर ये 8 विशेषताएं हमारे यहाँ इसमें हमने देखी है। इसको एक चीज और ध्यान रखना, ये जो द्विसदनीय विधानमंडल है
जब हमने संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ा था तो उसमें भी हमने इसको पढ़ा था, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में भी पढ़ा था। तो हमने द्विसदनीय विधानमंडल ब्रिटेन से लिया है, लेकिन द्विसदनीय विधानमंडल जो संसदीय शासन की विशेषताओं में कंपलसरी विशेषता नहीं है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था की यह कंपलसरी विशेषता है, अनिवार्य विशेषता है कि सदन तो 2 होने ही चाहिए। तो ध्यान रखना, प्रश्न केवल संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित आए तो आप उसमें द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में जैसा मैंने पढ़ा रखा है उसके अनुसार उत्तर दे देना। लेकिन अगर प्रश्न संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित आए और उसमें मान लो दोनों की तुलना की गई है, या फिर संसदीय और ये बताया कि द्विसदनीय विधानमंडल निम्न में से किसका लक्षण है, कौन सी व्यवस्था का, उसमें मान लो चारों दे रखा है आपको, एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, तो आप फिर कंफ्यूज मत होना, सीधा आंख बंद करके संघीय शासन व्यवस्था को टिक कर देना, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था का अनिवार्य लक्षण है ये द्विसदनीय विधानमंडल। अब एक मुद्दा ये आता है कि भारत में फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो क्या फिर भारत का जो ये शासन व्यवस्था है ये फेडरल नहीं है क्या? फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के जो मूल प्रकृति है वो भारतीय संविधान की मूल प्रकृति फेडरल ही है। फेडरल शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन जो इसको अगर हम माने, देखें, पूरे का अध्ययन करें, तो फिर ये कहेंगे कि इसकी जो प्रकृति है वो फेडरल ही है। दोनों का अर्थ तो हिंदी में संघ ही होता है, फेडरल का भी, यूनियन का भी, बाकी अंतर है, हमने देखा अभी कनाडा और यूएसए के मॉडल को। तो और एक दो आयोग की बात आती है, जैसे सरकारिया आयोग था, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आगे पढ़ेंगे कहीं ना कहीं। सरकारिया आयोग है, पुंछी आयोग था, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है ये, पुंछी आयोग है। इन दोनों ने भी भारतीय संविधान को फेडरल माना है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी फेडरल व्यवस्था को ही संविधान का मूल ढांचा माना है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा घोषित किया हुआ है फेडरल सिस्टम को। तो फेडरल शब्द हमने संविधान में नहीं लिखा हुआ है, बाकी हम ये मान सकते हैं कि हमारी व्यवस्था फेडरल ही है। और कुछ विशेषताएं और भी है संघीय शासन व्यवस्था की जो कि भारत में नहीं अपनाई हुई है, तो वो भी हम लिखवा देंगे। जैसे कि दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में इकहरी नागरिकता है। दोहरी चुनाव व्यवस्था है, भारत में इकहरी चुनाव व्यवस्था है। राज्यों के विधानमंडल के चुनाव और संसद के चुनाव कौन कराता है? हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। तो दोहरी चुनाव व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। हालांकि अब हमारी एक तीसरी श्रेणी सरकार की ओर बन गई है, तो उसके लिए हमने राज्यों में निर्वाचन आयुक्त बना दिए गए हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट है, हमारी स्थानीय स्वशासन है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। लेकिन मुख्य रूप से राज्य और केंद्र के जो चुनाव होते हैं उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग ही काम करता है, वही ये चुनाव आयोजित कराता है। एक ये जो सेवाएं होती है, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। जो ये आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो है, ये भारत में दोहरी सेवाओं का प्रावधान नहीं है। आप देखोगे कि यूपीएससी इनकी भर्ती करती है आईएएस, आईपीएस की, और फिर ये राज्यों में जाके काम करते हैं। तो इनका भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान है, दोहरी प्रकार की सेवा भारत में नहीं है। तो ये तीनों भी संघीय शासन की विशेषताएं हैं, लेकिन हमने इनको नहीं अपनाया है। अब आप अपना लिखना शुरू कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, हेडिंग डालो, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था।
इसमें अब अगली हेडिंग डालो, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें लिखो, संघ शब्द लैटिन भाषा के फोएडस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, से लिया गया है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। संघ शब्द लैटिन भाषा के फोएडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। नेक्स्ट, संघात्मक शासन वह शासन है जहां देश की शक्तियों का विभाजन संविधान में ही केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच होता है। इकाइयों के बाद राज्यों शब्द लिख लीजिए, राज्यों के बीच होता है। नेक्स्ट, संघवाद के प्रकार, एक हेडिंग डालो, संघवाद के प्रकार। उसमें लिखो, संघ के निर्माण तथा शक्तियों के विभाजन के स्तर पर संघवाद को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 अमेरिकी मॉडल, उसके आगे एकीकरण लिख सकते हो। नंबर 2 विभेदीकरण, या शुरू में कनाडा मॉडल लिख लो और उसके बाद विभेदीकरण लिख लो। ये दो मॉडल हो गए, संघवाद के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट लिखो, भारत ने संघात्मक व्यवस्था अर्थात संघीय व्यवस्था के कनाडा मॉडल को अपनाया है, अतः भारतीय संविधान में संघात्मक या संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय ब्रैकेट में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अर्थ है, नंबर 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते से नहीं बना है। नंबर 2, कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट लिखें, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है तथा इसमें संघात्मक शासन के लगभग सभी लक्षण विद्यमान हैं। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, संघ की इकाइयों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में राज्य, जैसे अमेरिका में राज्य, स्विट्जरलैंड में कैंटोन, कनाडा में प्रांत और रूस में गणतंत्र। नेक्स्ट लिखें, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं। हेडिंग है ये, भारतीय संविधान में संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, द्विस्तरीय सरकार अथवा द्वैध सरकार अथवा दोहरा शासन, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो सारे लिख लो। अथवा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार, इसमें लिखना शुरू करो। ये हेडिंग हो गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर सरकार की अपनी स्वयं की प्रशासनिक
तथा विधायी क्षमता होती है। ये दोनों सरकारें अपनी शक्तियां एक ही स्रोत अर्थात संविधान से प्राप्त करती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामलों तथा राज्य सरकार को क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दों पर शासन चलाने की शक्तियां मिली हुई है। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। इसमें लिखो, संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। नंबर 3, स्वतंत्र कर आधार। प्रत्येक स्तर पर राज्य के पास एक स्वतंत्र कर आधार है। नंबर 4, लिखित संविधान। एक लिखित संविधान द्वारा सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इससे किसी भी प्रकार की गलतफहमी या असहमति उत्पन्न नहीं होती है। अगली विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य उठने वाले विवादों का समाधान करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगली विशेषता, अच्छे से लिख लो, कोई भी चीज छोड़ना मत, बहुत डिटेल्स में हम सारी चीजें लिखवा रहे हैं। अगली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। इसमें ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर लिख लो कठोर संविधान। और फिर लिख लो द्विसदनीय विधानमंडल। इसमें लिख सकते हो द्विसदन में उच्च सदन अर्थात राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि निम्न सदन अर्थात लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। एक लाइन और भी लिख सकते हैं इसी में, राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट लिखें, भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी मूल प्रकृति फेडरल ही है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी भारतीय संविधान को फेडरल ही माना है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने भी फेडरल व्यवस्था को संविधान का मूल ढांचा माना है। लास्ट लाइन लिखिए, नोट लगा के, नोट, दोहरी नागरिकता, दोहरी चुनाव व्यवस्था और दोहरी प्रकार की सेवाएं भी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन भारत में इनको नहीं अपनाया गया है। तो साथियों, ये हमारा आज का वीडियो था। ये हमने आज इस पर संघात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा की। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट में लिखो। कमेंट में नहीं लिखते हो तो हमने इसके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जे कुमार पॉलिटी ऑफिशियल के नाम से। आप उसको सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप अपने प्रश्न, हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हो।
समय मिलते ही उनको पढ़ा जाएगा और उन पर विचार किया जाएगा, या तो वहीं पे जवाब दे दिया जाएगा, या जब भी हम नया लेक्चर या नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो उन बातों का उस वीडियो में चर्चा कर लिया करेंगे। तो जे कुमार पॉलिटी ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।